हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी प्रो एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेलवे फार्मासिस्ट 2025 को लेकर एक वायरल मॉडल पेपर, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर की हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, जो कि आपकी आरआरबी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक एक प्रश्न इसमें से फंसना तय है। तो साथियों, उन्हीं 20 क्वेश्चन की आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारा वीडियो लेक्चर की तरफ। साथियों, चैनल पर एक बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है साथियों, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दी साइंस विच डील्स विद दी ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक ऐसी साइंस जो कि दवाइयों के अध्ययन से रिलेटेड है, और देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी यानी कि ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पे एक्शन। तो आपका राइट आंसर बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप पे राइट आंसर आता है तो आप सबसे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप गलत आंसर देते हो तो विद कॉन्सेप्ट आपको सारा डाउट है वो क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आप क्या राइट आंसर लगा रहे हो। साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी कि उनके ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो एक्शन है वो क्या कहलाते हैं? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी कहलाती है, या फिर पैथोलॉजी कहलाती है, या फिर फार्माकोलॉजी, या फिर टॉक्सिकोलॉजी? बताइए राइट आंसर आपका। तो साथियों, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, वो फिजियोलॉजी कहलाती है। यहाँ पे पूछा है कि ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, तो आपका राइट आंसर फिजियोलॉजी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो होती है फिजियोलॉजी। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। वही बात करते हैं दूसरा ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन आपके सामने पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में साथियों जो डिजीज के कॉजिंग एजेंट होते हैं, कॉजेज होते हैं, तथा डिजीज की जो स्टडी की जाती है वो पैथोलॉजी में की जाती है। तो आपका यह भी राइट आंसर नहीं होने वाला है। वहीं बात करते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साथियों जिसमें कि हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी। तो साथियों, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, फार्माकोलॉजी। वहीं अगर हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो टॉक्सिकोलॉजी में साथियों हम मोस्टली जो बात करते हैं वो करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है साथियों, एडवर्स इफेक्ट की बात की जाती है, वो बात की जाती है हमारी टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है, जो कि अनचाहे जो इफेक्ट आते हैं ड्रग्स के, यानी कि हमने कोई भी ड्रग्स बॉडी में एंटर कराई तो उसके जो अनचाहे इफेक्ट होते हैं, यानी कि हमें जो ड्रग का जो एक्शन चाहिए वो एक्शन ना आकर कोई और दूसरा इफेक्ट आ रहा है, कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, वो आपकी टॉक्सिकोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका फार्माकोलॉजी। ठीक है साथियों, ध्यान रखना आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा इसमें? फार्माकोलॉजी। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन, यानी कि किसका? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है साथियों? फार्मेसी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने फार्मेसी, या फिर फार्माको काइनेटिक, अगला आपके सामने फार्माको डायनेमिक, अगला है आपके सामने फार्माकोपिया। तो बताइए सारे साथी मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताने वाला हूं विद कॉन्सेप्ट। ठीक है साथियों, बताइए सबसे पहले तो आप। तो चलते हैं साथियों, पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फार्मेसी। फार्मेसी जो कि एक ड्रग्स की स्टडी के साथ में मेडिकल फील्ड में एक ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है साथियों? एडीएम की बात की जा रही है, जो कि आई थिंक जो स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत भी अगर जिन्होंने पढ़ रखा है, अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने स्टडी की होगी तो आई थिंक सभी बता देंगे कि एडीएमई की स्टडी क्या कहलाती है। क्या साथियों? एडीएमई की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा। एडीएमई की स्टडी क्या कहलाती है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया कुछ स्टूडेंट्स ने। आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो एडीएमई की स्टडी है, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन, इनकी स्टडी क्या कहलाती है? फार्माको काइनेटिक कहलाती है। वहीं अगर बात करें हम फार्माको डायनेमिक, ठीक है, तो फार्माको डायनेमिक में क्या होता है साथियों? एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि आपका फार्माको डायनेमिक, डायनेमिक डी से शुरू हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है। डी से शुरू हो रहा है डायनेमिक, तो पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्रग आ जाएगा, क्योंकि डी से ड्रग बन रहा है और डी से डायनेमिक बन रहा है। तो पहले ड्रग आ जाएगा, ड्रग का बॉडी पे एक्शन, यानी कि ड्रग का बॉडी पे एक्शन, ड्रग का बॉडी पर जो एक्शन है वो क्या कहलाता है साथियों? ड्रग का बॉडी पे एक्शन फार्माकोडायनेमिक कहलाता है। वहीं अगर बात करें हम बॉडी का ड्रग पर जो रिएक्शन आती है, जो प्रतिक्रिया आती है, वो क्या कहलाती है यहाँ पे?
वो कहलाती है आपकी फार्माकोकाइनेटिक कहलाती है साथियों, ठीक है। जो भी बॉडी की प्रतिक्रिया आती है ड्रग के प्रति वो आती है आपकी फार्माकोकाइनेटिक में, और ड्रग जो बॉडी पर एक्शन करती है, जो बॉडी पर इफेक्ट डालती है, वो आती है आपका फार्माकोकाइनेटिक में। वही हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 फार्माकोपिया। फार्माकोपिया जो कि एक हमारी स्टैंडर्ड बुक है फार्मेसी फील्ड में, जिसमें कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्या रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट की सारी इसमें डिटेल जानकारी वो प्रोवाइड कराई गई है। वहीं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देखें तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी फार्माकोकाइनेटिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। यानी पहले तो साथियों क्वेश्चन रीड कीजिए अच्छे ढंग से कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। यानी स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है साथियों। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि जिन इफेक्ट की वजह से हम ड्रग्स को एंटर करा रहे हैं बॉडी में, यानी कि जो हमें इफेक्ट चाहिए ड्रग्स के, वो इफेक्ट कहलाते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो उनकी स्टडी क्या कहलाती है साथियों। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ में यहाँ पे किसकी बात की गई है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ में यहाँ पे बात की गई है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की। तो क्या कहलाता है साथियों बताइए, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मैंने आपको अभी बताया, एडीएमई क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, ठीक है। वहीं टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो इसमें हमने किसकी बात की थी, टॉक्सिकोलॉजी में हमने एडवर्स इफेक्ट की बात की थी। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला, नहीं ये होगा आपका। अगला का कोलॉजी, फार्माकोलॉजी आपका में कि हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है साथियों, ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की क्या की गई है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी। यानी मैकेनिज्म ऑफ इफेक्ट के साथ साथ में फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट आते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है साथियों। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है साथियों। फार्माकोकाइनेटिक में तो हम किसकी बात कर रहे थे, फार्माकोकाइनेटिक में बात कर रहे थे हम एडीएमई की, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन। अब यहाँ पे सिर्फ बात की गई है साथियों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अगर दोनों की कॉम्बिनेशन में बात की गई है। मैंने आपको डायनेमिक में बताया था कि ड्रग का एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन दी बॉडी, यानी बॉडी पे ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, डायनेमिक कहलाता है। अब जब बॉडी पे ड्रग का जब बॉडी पे इफेक्ट आएगा तो वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है, The substance produced by or derived from living organism that are used to kill bacteria or prevent their multiplication। साथियों क्वेश्चन पहले अच्छे ढंग से रीड कर लीजिए और कमेंट बॉक्स भर दीजिए एक बार, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या इसका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया और प्रिवेंट देयर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है और हम किसके यूज में लेते हैं उसको, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए हम बोल सकते हैं। यानी कि ग्रोथ को रोकने के लिए, ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर स्टॉप ग्रोथ, ठीक है साथियों, स्टॉप ग्रोथ। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। इसमें राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं कुछ स्टूडेंट। एंटीबायोटिक करेक्ट आंसर होगा आपका। एंटीबायोटिक जो सबस्टांसेज है साथियों, एंटीबायोटिक जो सबस्टांसेज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तो प्राप्त किए जाते हैं, और बैक्टीरिया या फिर वायरस कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या, एंटीबायोटिक आपका राइट आंसर होगा साथियों। एंटीबायोटिक इज करेक्ट आंसर। वहीं एंटीडोट की हम बात करें तो एंटीडोट साथियों कोई भी पॉइजनिंग अगर हो जाती है बॉडी में, चाहे एक्सीडेंटली मान लो उसको, चाहे हम कह सकते हैं कि जिन्हें कोई भी लोग हैं जिन्होंने अब जान के या फिर जानबूझकर कोई भी पॉइजनिंग खा लिया हो, कोई भी पॉइजन खा लिया हो, तो उनको हमें जो दिए जाते हैं वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो कौन सा दिया जाता है, एंटीडोट, ठीक है साथियों, उनके इफेक्ट को कम करने के लिए। वही हार्मोन्स की अगर बात करें तो ये हमारे ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होते हैं। एंजाइम्स भी हमारे कुछ ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है साथियों।
ड्रग्स आर एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू, यानी जो ड्रग्स है साथियों, जो दवाइयां हैं वो बॉडी से कैसे एक्सक्रिएट आउट होती है, किडनी के थ्रू, स्वेट के थ्रू या फिर बाइल के थ्रू, बताइए करेक्ट आंसर। या फिर ब्रीस्ट और मिल्क के थ्रू, सैलाइवा के थ्रू या फिर इंटेस्टाइन के थ्रू, किसके थ्रू एक्सक्रिएट आउट होती है, यानी कि जो ड्रग्स है वो किसके थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है, जो कि बेस्ट प्रोडक्ट बचता है बॉडी में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं कुछ स्टूडेंट। इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो ड्रग्स हम बॉडी में एंटर कराते हैं साथियों, वो हमारे कौन कौन से रूट के थ्रू बाहर निकलती है, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। देखिए कुछ ड्रग्स का कुछ पार्ट होता है जो बॉडी के लिए जरूरी होता है, जो कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो तो हमारे काम में आ जाता है। बाकी बचा हुआ जो बेस्ट प्रोडक्ट है, ये तो है नहीं साथियों कि हम 100% ड्रग है वो एंटर करा रहे हैं बॉडी में, वो 100% ही हमारे काम में आएगी। कुछ इसमें से जो एक्सेप्शन होता है, कुछ इसमें से थोड़ा बहुत मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, तो वो बेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है। तो वो एक्सक्रीट आउट कैसे होगा, वो किडनी के थ्रू भी बाहर निकल सकता है। साथ ही हम बात करें तो स्वेट के थ्रू भी वो बाहर निकल सकता है, बाइल के थ्रू भी निकल सकता है, ठीक है साथियों। ब्रेस्ट के थ्रू भी वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी वो बेबी में एंटर कर सकता है। बहुत सी मेडिसिन है जिनका इफेक्ट माता के साथ में उनके बेबी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही वो ब्रेस्ट मिल्क अपने बच्चे को देती है तो साथियों उसके थ्रू है वो बॉडी में से जो मेडिसिन है वो बच्चे में एंटर कर जाती है, तो उसका इफेक्ट बच्चे में देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं हम इंटेस्टाइन के थ्रू भी, यानी कि हम फेसेस की अगर बात करें तो कुछ ड्रग्स है वो फेसेस के थ्रू भी बाहर निकलती है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स, यानी कि इनमें से कौन सा ड्रग्स को प्राप्त करने का सोर्स है। बताइए साथियों कौन सा इनमें से सोर्स है, एनिमल सोर्स या फिर प्लांट है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर सिंथेटिक ओरिजिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए साथियों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, इसमें मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो ड्रग्स है वो एनिमल सोर्स से भी प्राप्त होती है, प्लांट सोर्स से भी प्राप्त होती है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त होती है। कुछ ड्रग्स है वो सिंथेटिक ओरिजिन से भी प्राप्त होती है, यानी कुछ सिंथेटिकली वही बनाई जाती है। ठीक है साथियों, तो ऑल ऑफ द अबव आपका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज अफेक्टेड बाई, यानी जो ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने की जो रेट है वो किस के द्वारा अफेक्ट की जाती है, यानी किस के द्वारा अफेक्ट करके इसमें बाधा उत्पन्न की जाती है, यानी कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग या फिर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए साथियों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि ड्रग है वो एब्जॉर्ब कहां से होती है साथियों, इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो होती है ओरल रूट के थ्रू। मोस्टली ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है ओरल रूट के थ्रू। जैसे हम ड्रग को ओरल रूट के थ्रू लेते हैं तो वो स्टमक में होकर डिग्रेड होकर वो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है। मोस्टली जो ड्रग्स है वो एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है साथियों। ठीक है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन होता है उसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साथियों। ठीक है, आप किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हो उस पर आपका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स है साथियों, जैसे कि मैं बात करूं आपसे पैरेंट्रली जो आईवी ड्रग्स दी जाती है, पैरेंट्रली जो ड्रग दी जाती है उनमें से मैं बात करता हूं यहाँ पे आईवी की। ठीक है साथियों, इंट्रावीनस जो ड्रग दी जाती है उनको एब्जॉर्ब होने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाती है, जिनकी 100% बायोबिलिटी होती है। ठीक है साथियों, अब मेरे को आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, चलिए कि ये क्वेश्चन है, आपको उसका करेक्ट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लगाओगे कि 100% जो बायोअवेबिलिटी होती है, ठीक है साथियों, 100% जो बायोअवेबिलिटी होती है वो किस रूट की होती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस रूट के थ्रू आप ड्रग को एडमिनिस्टर करा रहे हो इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। वही बात करें हम ड्रग सोल्यूबिलिटी की, यानी कि जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल है या फिर लिपिड सोल्यूबल, इस पर भी आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वही साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, किस साइट के थ्रू आपकी जो ड्रग है वो एडमिनिस्टर कराई जा रही है, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर ए और सी मिलता जुलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किस किस के डिपेंड करती है साथियों, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग हो गया, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ ही पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी और भी काफी पॉइंट है जो कि मैं आपको थ्योरी में डिस्कस करवा दूंगा। जैसे कि आपका हो गया सरफेस एरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे एक कपड़ा को एग्जांपल ले लीजिए, एक कपड़ा जो गीला होता है उसको हम धूप में सुखाते हैं, तो उसको हम जितना फैला के सुखाएंगे साथियों उसका जितना ही ज्यादा वो जल्दी सूखेगा। ऐसे बिल्कुल सेम इसमें एब्जॉर्प्शन की बात होती है कि ड्रग्स है उसमें जितना ज्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, उतनी ही ज्यादा वो एब्जॉर्ब होगी, उतनी ही जल्दी वो एब्जॉर्ब
हो पाएगी। ठीक है साथियों, तो आई थिंक आपका ये डाउट है क्लियर हो गया होगा। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं ये आपके सारे ऑब्जर्वेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, पुटिंग ए ड्रग इन ए लिक्विड फॉर्म इनटू ए बॉडी कैविटी। यानी कि बॉडी के जितने भी कैविटीज हैं या फिर बॉडी ओरिफिस या फिर बॉडी के होल्स हम बोल सकते हैं, उनमें हमें ड्रग को जब रखते हैं लिक्विड फॉर्म में तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? बताइए। बॉडी की जो कैविटीज है उनमें हम लिक्विड फॉर्म में अगर ड्रग एंटर कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बताइए। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है साथियों, सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा आपका राइट आंसर? सभी मेरे को पहले कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। इनहेलेशन या फिर इंस्टिलेशन, इंसरेशन या फिर इंसफ। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इनहेलेशन की अगर बात करें तो साथियों एयर के रूप में, जैसे इनहेलर आपने सुना होगा, इनहेलर बहुत से इनहेलर आते हैं जैसे ड्यूलिन इनहेलर अस्थमा वगैरह में यूज होते हैं, तो इनमें क्या है? ब्रीदिंग के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू जो भी हम ड्रग्स एडमिनिस्टर कराते हैं उनको हम उस टर्म को हम बोलते हैं इनहेलेशन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो इंस्टिलेशन, इंस्टिलेशन आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा साथियों, आपका वो होगा इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन यानी कि किसी भी ड्रग को हम लिक्विड फॉर्म में अगर बॉडी में एंटर कराते हैं, बॉडी की कैविटी में एंटर कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टिलेशन साथियों। क्या बोलते हैं? इंस्टिलेशन बोलते हैं। वही अगर इंसरेशन की हम बात करें तो इंसरेशन में साथियों कोई भी ड्रग्स है उसको हम सॉलिड फॉर्म में अगर बॉडी कैविटी में एंटर कराते हैं तो उसको बोलते हैं इंसरेशन। ठीक है साथियों, और ये आपकी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, इसमें आएगा आपका इंसफ्यूलेशन। ठीक है, इंसफ्यूलेशन होता है साथियों कि यानी कि गैस फॉर्म में या फिर वेपर फॉर्म में बॉडी की कैविटी में अगर हम एंटर कराते हैं ड्रग्स को तो वो होता है आपका इंसफ्यूलेशन में। ठीक है साथियों, मैं नीचे आपको यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ पूरी, इंसफ्यूलेशन। ठीक है साथियों, इंसफ्यूलेशन यानी कि हम वेपर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू हम अगर कोई भी ड्रग बॉडी की कैविटी में एंटर कराते हैं तो वो होता है इंसफ्यूलेशन। और इनहेलेशन यानी कि साथियों एयर के थ्रू या फिर बॉडी एयर के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं ब्रीदिंग के थ्रू कोई भी ड्रग अगर हम नोज में अगर एंटर करवाते हैं या फिर हम मुंह से भी एंटर करवाते हैं ब्रीथिंग के थ्रू, ठीक है, तो वो होता है इनहेलेशन। और बॉडी कैविटी जहाँ पे ब्रीदिंग नहीं होती है वहाँ पे अगर हम कोई भी गैस या फिर वेपर एंटर कराते हैं तो उसको बोलते हैं हम इंसफ्यूलेशन। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टिलेशन। ठीक है साथियों, इंस्टिलेशन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन यूजुअली बाय फ्रैक्शन इज नोन एज। यानी कि ड्रग्स की जो एप्लीकेशन है फ्रैक्शन के द्वारा जो लगाई जाती है, ठीक है साथियों, रबिंग के द्वारा जो ड्रग्स अप्लाई की जाती है स्किन पे उसको क्या कहते हैं साथियों? इंसरेशन कहते हैं या फिर हम कहते हैं इसको इंसरेशन के अलावा फिर इंसफ्यूलेशन कहते हैं, इंस्टिलेशन कहते हैं या फिर इंजेक्शन कहते हैं। तो देखिए इंसरेशन मैंने आपको अभी बताया है, इंसरेशन मैंने आपको अभी बताया है, इंसरेशन मैंने आपको अभी बताया कि सॉलिड फॉर्म अगर बॉडी कैविटी में हम ड्रग एंटर कराते हैं तो उसको इंसरेशन कहते हैं। इंसफ्यूलेशन की अगर हम बात करें साथियों, इंसफ्यूलेशन की बात करें तो हम अगर वेपर फॉर्म में या फिर एयर फॉर्म में बॉडी कैविटी में हम ड्रग एंटर कराते हैं तो इंसफ्यूलेशन कहलाता है। वही अगर इंस्टिलेशन की अगर बात करें तो लिक्विड फॉर्म में अगर बॉडी कैविटी में ड्रग एंटर कराते हैं तो उसको इंस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बचा? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बचा जो कि करेक्ट आंसर होने वाला है। एप्लीकेशन बाय रबिंग क्वेश्चन आएगा साथियों। एक क्वेश्चन और एक डाउट है वो भी आपका क्लियर करवा देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि लिनीमेंट और लोशन में से ऐसी कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि बाय फ्रैक्शन के द्वारा लगाई जाती है, रबिंग के द्वारा। साथियों रबिंग के द्वारा कौन सी डोजेज फॉर्म है वो अप्लाई की जाती है? बताओ। दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए, एक तो लिनीमेंट हो गया आपका, लिनीमेंट, और दूसरा आपके सामने है वो है लोशन। बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? आई थिंक जिन्होंने भी थोड़ी बहुत स्टडी की होगी वो बता देंगे लोशन और लिनीमेंट में से क्या करेक्ट आंसर होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर वो इंजेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। नाइट्रोग्लिसरीन है वो किस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर कराई जाती है? बताइए साथियों करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट के थ्रू कराई जाती है या फिर इनहेलेशन या फिर पेरेंटल इंसरेशन। चार ऑप्शन आपके सामने। करेक्ट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जरूर बताना, चारों में से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन काफी फॉर्म में अवेलेबल है जैसे कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है, ट्राई
नाइट्रोग्लिसरीन TNG हो गया, वहीं अगर बात करें हम डाइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, DNG डाइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है जो कि एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन में या फिर हार्ट अटैक से पहले अगर ऐसा लगता है ब्लॉकेज वगैरह का, तो ब्लड को पतला करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि किस रूट से दी जाती है साथियों, वो रूट है आपका सबलिंगुअल रूट से, ठीक है। सबलिंगुअल रूट से आपकी ये ड्रग है वो दी जाती है। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया और आई थिंक सभी को पता होगा सबलिंगुअल रूट। इनहेलेशन मैंने आपको बता ही दिया, अभी ब्रीदिंग के थ्रू हो गया। पेरेंट्रल रूट जो कि हम IB लगा ले, IM लगा ले, जो कि पेरेंट्रल रूट होता है, ठीक है साथियों। इंट्राडर्मल हो गया, सबक्यूटानियस हो गए, सारे पेरेंट्रल रूट हो गए। वाई इंसरेशन, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया है। इंसरेशन जो भी सॉलिड डोजेज फॉर्म में उनको बॉडी कैविटी में एंटर कराया जाता है तो उसको हम इंसरेशन बोलते हैं, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड। बताइए साथियों, बताइए क्या कहा जाता है जब बोन मैरो हम ड्रग को डायरेक्टली एंटर कराते हैं तो उस रूट को क्या कहा जाता है? इंट्रापेरिटोनियल रूट कहा जाता है, इंट्राथीकल रूट कहा जाता है, या फिर इंट्रा मेड्यूलरी रूट कहा जाता है, या फिर इंट्रा आर्टियल। तो साथियों सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है सर? ऑप्शन एलिमिनेट करना है कि इंट्राथीकल रूट, सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्राथीकल रूट जो हम पे आते हैं। इंट्राथीकल रूट वह रूट है साथियों जो कि स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली जो ड्रग एंटर कराई जाती है वो होता है इंट्राथीकल रूट आपका, जो स्पाइनल कॉर्ड में। क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्टली अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कराएं तो किस रूट के थ्रू कराएंगे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है किस रूट के थ्रू हम ड्रग एडमिनिस्टर कराएंगे, तो इंट्राथीकल रूट के। भाई इंट्रा आर्टरियल रूट की बात करें तो डायरेक्टली आर्टरीज में जो ड्रग एंटर कराई जाती है आर्टरीज में, तो वो होता है इंट्रा आर्टेरियल रूट, ठीक है साथियों। तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए जो कि दोनों करेक्ट नहीं है आपका, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, बोन मैरो में जो ड्रग एंटर कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है साथियों। अब बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो जहाँ पे कि हमारी ब्लड सेल्स का निर्माण होता है वो बोन मैरो की यहाँ पे बात की जाती है। अब बोन मैरो कहाँ लोकेटेड रहती है साथियों? बोन्स के अंदर लोकेटेड रहती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम बोन मैरो पड़ा है, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? बोन्स के अंदर, मिडिल में ये पाई जाती है। येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, आई थिंक आपने नाम सभी ने सुन लिया होगा, ठीक है। तो बोन मैरो, अब बोन से यहाँ पे पता चल रहा है कि बोन्स के जो सिस्टम होता है स्केलेटल सिस्टम, उसको क्या बोला जाता है? ओसियस, ठीक है, ओसियस, यानी कि बोन्स को दूसरा नाम अगर हम दे तो क्या देंगे? ओसियस सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को अगर नाम दे तो ओसियस सिस्टम इसको कहा जाता है साथियों, ठीक है। क्या कहा जाता है? ओसियस सिस्टम इसको कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा इंट्राओसियस रूट। क्या हो जाएगा? इंट्राओसियस रूट। और इंट्राओसियस रूट का दूसरा नाम है वो है साथियों आपका इंट्रामेड्यूलरी रूट। क्या नाम है? इंट्रामेड्यूलरी रूट। साथियों क्वेश्चन कोई सा भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, इंट्रामेड्यूलरी रूट दे सकता है, इंट्राओसियस रूट दे सकता है। क्वेश्चन सिर्फ पूछेगा आपसे, व्हेन ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रामेड्यूलरी रूट, या फिर हम कह सकते हैं इंट्रा ओसियस रूट। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, लेकिन आपको डाउटफुल करने के लिए वो ये दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी डाल सकता है। तो आपको तीनों चारों जो इसके ऑप्शन है वो अच्छे ढंग से याद रखने हैं, और इसके जो कॉमन नेम है वो भी आपको याद रखने हैं। अब इंट्रापेरिटोनियल रूट की अगर बात करें तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है साथियों, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, या फिर हम बात करें कि स्पेसेज है, ठीक है, जैसे एब्डोमेन का स्पेसेज हो गया या फिर ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है, उसमें अगर डायरेक्टली हम ड्रग एडमिनिस्टर कराते हैं तो वो इंट्रापेरिटोनियल रूट के थ्रू कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द मेडिसिन इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी, मैंने आपको अभी बताया है, सभी स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगाएंगे। भाई क्या होगा? इंट्राथीकल होगा, इंट्राओसियस होगा, इंट्रापेरिटोनियल होगा, इंट्रा कार्डियल होगा। अभी बताया मैंने, सभी मेरे को बताया, अच्छा आंसर लगाएंगे इंट्राथीकल रूट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि स्पाइनल कैविटी में अगर हम डायरेक्ट ड्रग एंटर कराते हैं तो इंट्राथीकल हो गया। इंट्राओसियस या फिर इंट्रामेड्यूलरी भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? इंट्राओसियस या फिर इंट्रामेड्यूलरी भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। भाई इंट्रापेरिटोनियल की बात करें तो बॉडी स्पेसेज में आता है, ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा, ना ही सेकंड होगा। इंट्राकार्डियक जो कि हार्ट में डायरेक्ट ड्रग डिलीवर करते हैं तो इंट्राकार्डियक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। यानी कि टेस्ट डोज, टेस्ट का मतलब समझ रहे हो साथियों? पहले तो ये देखिए पेनिसिलिन जो ड्रग है वो किस में काम में ली जाती है। तो पेनिसिलिन जो ड्रग है साथियों वो मोस्टली काम में ली जाती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है।
किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन होगी जो कि एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। जैसे कि इसको किसी को भी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी लाइक रिएक्शन होती है, तो उसमें पेनिसिलिन ड्रग दी जाती है, ठीक है। तो किस रूट के थ्रू पेनिसिलिन ड्रग है वो दी जाती है, तो वो यहाँ पे पूछा गया है। सबक्यूटानियस रूट के थ्रू दी जाती है, इंट्रावीनियस रूट के थ्रू दी जाती है, इंट्रामेड्युलरी रूट के थ्रू दी जाती है, इंट्राडर्मल के थ्रू दी जाती है। बताइए साथियों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन भर दें, ऑप्शन लगा दें कमेंट बॉक्स में, कमेंट भर देना साथियों, ठीक है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर इसमें? बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स का, क्या होगा करेक्ट आंसर? सभी स्टूडेंट मेरे को जरूर बताएं एक बार, क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर साथियों। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं साथियों, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका करेक्ट आंसर होगा इंट्राडर्मल रूट होगा साथियों। क्या होगा? इंट्राडर्मल आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलिन किस रूट के थ्रू दी जाती है? तो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू दी जाती है। टेस्ट डोज यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी लाइक रिएक्शन को चेक करने के लिए, जो टेस्ट में यानी कि हम चेक करने के लिए एक तरह से बोल सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी लाइक रिएक्शन है उनको चेक करने के लिए जो पेनिसिलिन एडमिनिस्टर कराई जाती है वो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू कराई जाती है साथियों, ठीक है। और भी काफी, जैसे कि इंजेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द डर्मल लेयर ऑफ द स्किन, यानी कि जो मिडिल लेयर है स्किन की डर्मल, उसमें जो ड्रग एडमिनिस्टर कराई जाती है पेनिसिलिन, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू द एरियोलर टिश्यू, दिस इज नोन एज। एरियोलर टिश्यू की यहाँ पे बात की गई है साथियों, किसकी बात की गई है? एरियोलर टिश्यू की यहाँ पे बात की गई है। बताइए भाई, एरियोलर टिश्यू जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एरियोलर टिश्यू का दूसरा नाम क्या हो गया साथियों? कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का दूसरा नाम है वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। व्हेन ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ स्किन इनटू द एरियोलर टिश्यू, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू वो कहाँ पाए जाते हैं साथियों? वो पाए जाते हैं हमारी जो स्किन की 3 लेयर होती है। एक मिनट आप यहाँ पे समझ लीजिए। एपिडर्मिस होती है, कौन सी होती है आपकी? एपिडर्मिस होती है। दूसरी होती है आपकी डर्मिस होती है। तीसरी होती है आपकी सबक्यूटानियस होती है साथियों, ठीक है। यहाँ पे बात की क्या किसकी की गई है? एरियोलर टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए एपिडर्मिस में आपके टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, ना ही आपके डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो टिश्यू आपके प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं थर्ड लेयर, जो कि इनर लेयर होती है साथियों। इनर लेयर होती है आपकी सबक्यूटानियस लेयर, जिसमें टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। तो आपका उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सबक्यूटानियस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम बात करें एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में जो ड्रग एडमिनिस्टर कराई जाती है वो कराई जाती है आपकी सबक्यूटानियस रूट के थ्रू, ठीक है। इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में जो 90 डिग्री के कोण से जो इंजेक्शन लगाया जाता है, कितने डिग्री के कोण से? 90 डिग्री के कोण से। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आईवी रूट में जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कितने डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथियों, ठीक है, जरूर बताना। इंट्रा आर्टीरियल मैंने आपको बता दिया है। आर्टरीज में जो डायरेक्ट ड्रग एडमिनिस्टर कराई जाती है। इंट्राडर्मल की बात करें तो साथियों डर्मिस लेयर में जो ड्रग एडमिनिस्टर कराई जाती है वो इंट्राडर्मल होता है आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर ए ड्रग सेफली द नर्स शुड नो टू रीड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट द ड्रग ऑर्डर, यानी कि जो नर्स है साथियों वो ड्रग को जब एडमिनिस्टर कराएगी पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, नर्स जो ड्रग को एडमिनिस्टर कराएगी पेशेंट की बॉडी में, किसमें? पेशेंट की बॉडी में। तो कौन कौन से फैक्टर उसको ध्यान में रखने होंगे? बताइए, नेम एंड एज ऑफ द पेशेंट एंड डोजेज ऑफ द ड्रग एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस डोज में यानी कि कितनी क्वांटिटी में ड्रग एडमिनिस्टर कराई जानी है और किस रूट के थ्रू ड्रग है वो दी जानी है। बताइए साथियों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, कुछ स्टूडेंट लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। डेट एंड सिग्नेचर भी चेक किया जाता है भाई फिजिशियन के, और डोजेज और रूट भी चेक किया जाता है, नेम एंड एज, और काफ़ी भी इसमें पॉइंट वो दिए नहीं है, तो इसमें काफ़ी पॉइंट है जो कि चेक किए जाते हैं कि नर्स जब पेशेंट में ड्रग एडमिनिस्टर कराती है, ठीक है। तो ये तीनों चारों जो आपको ऑप्शन मेंशन कर रखे हैं, ये तीनों चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा साथियों, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप रीड करते चलो। पहला ऑप्शन आपके सामने है, व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन देयर इज वेरी रैपिड रेस्पॉन्स। बिल्कुल करेक्ट बात कही है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है कि भाई जब हम ड्रग है वो इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर कराते हैं
तो वेरी रैपिड रेस्पॉन्स, यानी बहुत जल्दी रेस्पॉन्स आता है कंपेयर में ओरल रूट के। ठीक है, अगला देखते हैं, बाई पेरेंट्रल रूट ड्रग इज डायरेक्टली इनटू द एब्जॉर्ब, नो एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल करेक्ट बात है कि मैंने आपको ये अभी बताया प्रीवियस में कि ड्रग को हम बाई पेरेंट्रल रूट देते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अदर रूट में होती है, जैसे कि हमारे सपोजिटरी हो गया, ठीक है, हमारा ओरल रूट हो गया, इसमें सब में रिक्वायरमेंट होती है एब्जॉर्प्शन की, लेकिन हमारे पेरेंट्रल रूट में नहीं होती है। अगला देखते हैं, पेरेंट्रल रूट इज यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश पेशेंट में, बिल्कुल करेक्ट बात कही है ये भी, कि जब पेशेंट बेहोश है तो उसमें कौन सा रूट काम करेगा भाई, पेरेंट्रल रूट उसमें काम करेगा। क्योंकि हम अगर पेशेंट बेहोश है भाई, हम उसको जो ओरल रूट से हम अगर उसको टैबलेट देने लगे तो क्या लेगा, क्या वो नहीं, बिल्कुल नहीं लेने वाला है, क्योंकि उसका मुंह तो बंद रहेगा। जब वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेहोशी की हालत में अगर वो पड़ा हुआ है तो बिल्कुल भी मुंह के थ्रू वो कुछ भी नहीं खाएगा, और हम उसको कितना भी अगर देने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला है। ठीक है साथियों, क्योंकि उसका मुंह तो वो बिल्कुल क्लोज रहेगा, तो उसमें जो रूट काम करेगा वो कौन सा करेगा, हमारा पेरेंट्रल रूट करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन है आपका कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। तो पेरेंट्रल रूट है वो अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में यूज नहीं किया जाता है, नहीं, ये तो गलत बात हुई, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट के केस में तो हम पेरेंट्रल रूट प्रेफर करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो गलत होगा। ठीक है साथियों, ये आपका गलत होगा, ऑप्शन में भी यही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछा है, और आपका इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो ऑप्शन नंबर डी है। पेरेंट्रल रूट जो बेहोश पेशेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में बता रखा है कि नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, रिगार्डिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए साथियों। दी चाइल्ड डोज इज लेस देन कंपेरिजन टू एडल्ट डोज, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, चाइल्ड की तो कम होने वाली है एडल्ट में, क्योंकि एडल्ट के तो वेट के अकॉर्डिंग देख लो, चाहे कैसे भी देख लो, आप बीएमआई के अकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि चाइल्ड की तो हमेशा कम ही रहती है एडल्ट के कंपेयर में। अगला है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू फीमेल पेशेंट फैक्टर लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इज कंसिडर्ड, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। अगर कोई भी फीमेल है, अगर वो प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन है, लैक्टेटिंग अगर मदर है, अगर मेंस्ट्रुएशन है, तो उसमें अगर हम ड्रग एडमिनिस्टर कराते हैं तो उसमें हमको कुछ फैक्टर्स हैं वो ध्यान रखने होते हैं ड्रग एडमिनिस्टर कराते टाइम। ठीक है, 5 फैक्टर्स लाइक राइट पेशेंट, राइट ड्रग एंड राइट डोज, और राइट टाइम और राइट मेथड। ये जो 5 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं ऑप्शन में जो लिख रखे हैं, राइट पेशेंट यानी जो ड्रग है वो हमको अगर सही तरीके से उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अगर ऑब्टेन करना है तो हमें कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला राइट पेशेंट, ऐसा तो नहीं है भाई हम किसी दूसरे पेशेंट की दवाई उठा के भाई दूसरे को दे जाके दे दे, पता लगा कि पेशेंट को हो रहे दस्त, हमें दस्त की दवाई देनी है, पता लगा उसको हमने किसी और की दवाई जाके दे दी। तो पहले सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा वो राइट पेशेंट का ध्यान रखना होगा, जिस पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसी के अकॉर्डिंग हमें दवाई देनी होगी। दूसरा फैक्टर है वो है आपका राइट ड्रग, ड्रग भी आपको ध्यान रखना होगा। पेशेंट सेम है लेकिन उसको किस टाइम पे कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करानी है, राइट ड्रग का भी हमको चूज करना बहुत जरूरी है। वही तो ये 5 फैक्टर का ध्यान आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। एक तो राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट ड्रग होनी चाहिए, राइट डोज होनी चाहिए, राइट टाइम पे ड्रग एडमिनिस्टर कराना बहुत जरूरी है, राइट मेथड, कौन से मेथड के थ्रू हमको ड्रग एडमिनिस्टर करानी है, ये 5 फैक्टर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे फैक्टर है वो बिल्कुल इंक्लूडेड है सारे। ठीक है साथियों, ड्रग को जब एडमिनिस्टर कराते हैं तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों करेक्ट होते हैं, क्योंकि हमको ये इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिए हुआ है ये सारे फैक्टर आपको ध्यान में जरूर रखना होता है जब ड्रग एडमिनिस्टर कराते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ड्रग यूज टू रिलीव पेन। ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उनको क्या कहा जाता है, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक तो साथ ही बुखार को कम करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, बुखार को कम करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उस टर्म को क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक जो कि हमारे दर्द को, ठीक है, दर्द निवारक जो दवाएं हैं वो किस कैटेगरी में आती है, एनाल्जेसिक कैटेगरी में आती है। एंटीबायोटिक जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होती हैं और बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए फिर उनको किल करने के लिए काम में ली जाती है, वो एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक है साथियों, एंटीप्रूराइटिक जो ड्रग्स होती है साथियों वो ईचिंग में रिलीफ प्रदान करती है। ठीक है साथियों, ईचिंग में रिलीफ प्रदान करती है, यानी कि एंटी ईच प्रॉपर्टीज एंटीप्रूराइटिक ड्रग्स में पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो ईचिंग को कम करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक, जो कि हमारे पेन रिलीवर होते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रग विच हेल्प इन रेड्यूसिंग फीवर, यानी कि फीवर, बुखार को कम करने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है, मैंने आपको अभी बताया, एंटीपायरेटिक। फीवर को होता है
एंटी इन्फ्लामेटरी होती है जो सूजन को कम करने वाली होती है साथियों। कौन सी होती है? सूजन को कम करने वाली दवाइयों को हम एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर होती है। एंटीसेप्टिक वो दवाई होती है साथियों जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। ठीक है साथियों, उनकी ग्रोथ को रोकती है। जैसे हमारा कोई कट वगैरह लग जाता है तो हमें जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डिटॉल डालते हैं, उस पर पोविडीन आयोडीन लिक्विड डालते हैं, H2O2 का सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, ये क्यों डालते हैं साथियों? ये सारे एंटीसेप्टिक होते हैं। जैसे कि इथेनॉल हो गया आपका, इथेनॉल होता है, ये भी क्या होता है आपका? एंटीसेप्टिक होता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, उनको किल करता है, ताकि हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर पाए जहां पे भी हमारी चोट वगैरह लगी हुई है वहां के थ्रू। ठीक है, वहां से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ साथियों। द ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वर्जन इन एपिलेप्टिक पेशेंट, यानी कन्वर्जन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है उनको क्या कहा जाता है साथियों? एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक वो ड्रग होती है साथियों जो हिस्टामिन के रिलीज को कम करती है, वो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक गलत है। एंटी कोएगुलेंट ड्रग वो होती है जो साथियों, कोएगुलेंट मतलब होता है, कोएगुलेशन मतलब होता है थक्का। ठीक है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोएगुलेशन मतलब होता है थक्का जमना, थक्का जम जाता है तो उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। और एंटी कोएगुलेशन, इसके विपरीत जो टर्म है साथियों, जो थक्के को तोड़ने वाली जो दवाइयां होती है वो होती है एंटी कोएगुलेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि थक्के को तोड़ने वाली दवाइयां क्या कहलाती है? एंटी कोएगुलेंट कहलाती है। भाई अगर बात करें मैं एनेस्थेटिक की, एनेस्थेटिक दवाइयां होती है वो साथियों कौन सी होती है? एनेस्थेटिक दवाई होती है वो होती है साथियों आपकी, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सर्जरी के टाइम पे जो दवाइयाँ दी जाती है पेन को रिलीव करने के लिए या फिर हमारे सेंसेशन को दूर करने के लिए। जैसे ही कोई सर्जरी, ऑपरेशन की अगर बात करें तो ऑपरेशन से पहले हमें जो दवाई दी जाती है वो होती है, उनमें से एक दवाई होती है वो होती है एनेस्थेटिक दवाई। एनेस्थेटिक दवाई वो साथियों हमारी सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि हमें किसी भी तरह का कोई महसूस ना हो, कोई भी हमें किसी भी तरह का दर्द ना हो, इसलिए हमें एनेस्थेटिक दवाई है वो सर्जरी से पहले दी जाती है, जिससे कि हमारा पेन है, वो सेंसेशन है, वो सारा लॉस हो जाता है। और आपका लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन होता है वो कौन सा है? एंटी कन्वर्जेंट, जो कि आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। दी ड्रग यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट कन्वर्जन इन ए एपिलेप्टिक पेशेंट, यानी कि किसी भी पेशेंट को अगर मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो उसकी टर्म को क्या बोला जाता है? बताइए साथियों, बताइए उसकी टर्म को क्या बोला जाता है जिसको हम ट्रीट करते हैं कन्वर्जन? एक एपिलेप्टिक जो पेशेंट है उसमें कन्वर्जन को ट्रीट करने वाली जो टर्म है उसको क्या कहा जाता है? वो होती है साथियों आपकी एंटी कन्वर्जेंट। यानी कन्वर्जेंट तो दौरा हो गया आपका, और उसके अपोजिट जो टर्म हम प्रोवाइड कराएंगे, जो दवाई हम प्रोवाइड कराएंगे वो क्या होगी? हमारी एंटी। ठीक है, तो यानी कि दौरे के जो विपरीत हमें दवाई प्रोवाइड करानी है उसमें एंटी लग गया, तो एंटी कन्वर्जेंट जो दवाइयाँ होती है साथियों वो मिर्गी के दौरे को दूर करने के लिए काम में ली जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ में करते हैं वीडियो को दी एंड। साथियों एक बार वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है साथियों, और अगर आज की इस वीडियो में मेरे से कोई भी कमी रही हो तो एक बार मेरे को वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं साथियों। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस ईयर के आपको प्रीवियस ईयर आरआरबी फार्मासिस्ट के क्वेश्चन चाहिए, वो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।